आपको क्लियर है यहाँ से? हाँ ठीक है, चलिए ग्रुप 13 14 हो चुका है हमारा, ठीक है। आज सिर्फ ग्रुप 15 होगा और आई विल टेल यू द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स। रिएक्शन धीरे धीरे याद कीजिए। इनऑर्गेनिक के रिएक्शन आसान होते हैं इन कंपैरिजन टू ऑर्गेनिक, राइट। कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ आपको प्रोडक्ट याद रखने हैं, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग ग्रुप 14 क्या डिस्कस करना है? इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। जैसे आपने ग्रुप 14 में पढ़ा था टिन, लेड, ठीक। जो भी आपके पीरियड 5 और 6 के एलिमेंट्स होते हैं वहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट, दे आर मोर पेनिट्रेटेड टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, समझे? दे आर मोर पेनिट्रेटेड टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, हैंस दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। देखो ये दे बिलोंग्स टू ग्रुप 14, तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होना चाहिए? +4। लैड के केस में यू विल फाइंड +4 एज वेल एज +2, बट विच इज़ मोर कॉमन और मोर स्टेबल? +2 ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? द रिलेक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर टू पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। समझ में आया? ये है इनर्ट पेयर, और ये आपका स्टार्ट होता है ग्रुप 14 15 16 यहाँ पर आपको मिलने वाला है, ठीक है। सो व्हेन यू आर मूविंग डाउन द ग्रुप, जो नॉर्मल आपको ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका स्टेबिलिटी कम होता है, राइट, बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट, ठीक है। समझ में आ गया? और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या था? जो मिडिल इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर क्या कर रहे हैं, बोलो? दे आर रिपेलिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दे आर शील्डिंग न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में विलेन कौन बन गए? मिडिल वाले इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दैट्स वाई द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नॉट एबल टू फील एक्चुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस, राइट। तो उसके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा रहेगा? कम रहेगा। उसको हम क्या बोलते हैं? दिस इफेक्ट इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था दैट इज नोन एज जेड इफेक्टिव। याद आया? तो जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, ठीक है। क्या आपका ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था हमने? नहीं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था। तो वहाँ पर आप नोट्स रिवाइज करेंगे तो मिलेगा शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। चलिए, तो शैल वी स्टार्ट विद द ग्रुप 15? ओके, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स क्या क्या हैं आपके? एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है। आप यहाँ पर देखिएगा, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ नाइट्रोजन? गैस, सबको पता है। और अवर एटमॉस्फेयर कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, हाउ मच? 78%, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्या मिलता है आपको? 78% क्या अवेलेबल है? नाइट्रोजन, ठीक है। व्हाट अबाउट द फॉस्फोरस? फॉस्फोरस इज नॉट अवेलेबल इन फ्री स्टेट, ठीक है। फॉस्फोरस हमेशा आपको किस फॉर्म में मिलेगा? कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा। एनी एलिमेंट इफ इट इज अवेलेबल इन कंबाइंड फॉर्म, व्हाट डज इट मीन टू यू? इट मीन्स इट इज हाईली रिएक्टिव, जस्ट लाइक सोडियम, है ना। ऐसे ही फॉस्फोरस भी किस फॉर्म में मिल रहा है? कंबाइंड स्टेट में मिलता है, तो इसका मतलब इट इज रिएक्टिव। नाइट्रोजन कैसा है? लीस्ट रिएक्टिव। नाइट्रोजन का नेचर कैसा है? लीस्ट रिएक्टिव। 78% है एटमॉस्फेयर में, पर हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है, राइट, ठीक है। बाकी जो आपके 3 एलिमेंट्स हैं, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, दे आर नॉट वेरी अबंडेंट। मिलते हैं लेकिन जितना आपके पास नाइट्रोजन और फॉस्फोरस अवेलेबल है उतना नहीं है, ठीक है। अवेलेबिलिटी समझ में आया? चलो, फिर व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 15? जनरल NH2 NP3,
ठीक है। व्हाट इज़ द स्पेशल पॉइंट, डू यू रिमेंबर दिस पार्ट? क्या है ये? पी सब शेल इज हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड होने पर क्या हो जाता है? ठीक है। सेकेंड टॉपिक जब 11th का किया था तो एक स्टेटमेंट हमने पढ़ा था, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। ठीक है, अभी आपको समझेगा कहाँ पे इसको अप्लाई करना है। हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। तो यहाँ पर ग्रुप 15 में थोड़ा सी प्रॉपर्टीज़ आपकी वेरी करेंगी बिकॉज ऑफ दिस नेचर। ठीक है, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं फिजिकल ट्रेंड्स। फर्स्ट ट्रेंड इज, कौन सा करते हैं फर्स्ट ट्रेंड बोलो यूजुअली? एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई और आयोनिक रेडियाई। एटॉमिक साइज कुछ भी आप नाम बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स कंपेयर ग्रुप 15 विद द ग्रुप 13 एंड 14। लोकेशन याद है, पीरियोडिक टेबल थोड़ा माइंड में है। ग्रुप 1 ग्रुप 2 एक्सट्रीम आपके हिसाब से लेफ्ट है ना। फिर इधर आप आएंगे, कौन सा मिलेगा? 13, 14, 15। सो बेसिकली वी आर मूविंग इन द पीरियड। So tell me the size in comparison to group 13 and 14, smaller or bigger? Same period में छोटा होगा। छोटा होगा smaller। ठीक है, क्योंकि हमारा जनरल स्टेटमेंट क्या है? When you are moving from left to right in the periodic table, size decreases। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि these elements are smaller in size in comparison to group 13 and 14। ठीक है, smaller than, ठीक है, ये तो सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ कुछ एक्सेप्शन नहीं है। तो स्मॉलर देन ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14 एलिमेंट्स। ठीक है भाई, चलो लेट्स टॉक अबाउट वेरिएशन इन द ग्रुप। साक्षी बताएंगी क्या होगा? When we are moving down in a group, atomic size increases। ठीक है, and that is true for all the groups। तो ये आप लिख सकते हैं। डाउन साइड मैंने हेड क्या किया? डाउन साइड, इसका मतलब क्या हो रहा है? एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। अब यहाँ पर मिलेगा आपको एक छोटा सा एक्सेप्शन। ठीक है, क्या है? आप लिखिए एक्सेप्शन। क्या है? एटॉमिक साइज इंक्रीजेज फ्रॉम नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस। ठीक है, देखो क्या हो रहा है, हम बोलते हैं कि मूविंग डाउन द ग्रुप साइज आपका इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम आर्सेनिक टू, क्या था आपका? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। साइज नीचे की तरफ इंक्रीज हो रहा है बट देयर इज लेस वेरिएशन इन द साइज। साइज में चेंज बहुत कम है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना चेंज नहीं है। ठीक है, तो फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मथ देयर इज लेस वेरिएशन इन द साइज। इंक्रीज हो रहा है लेकिन जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना नहीं हुआ, थोड़ा कम हो रहा है। राइट, इसका रीज़न क्या है? ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफर्ड बाय, कौन पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करता है? डी एंड एफ। ठीक है, डी एंड एफ की एंट्री कहाँ से हुई? फॉस्फोरस से आपका डी स्टार्ट हुआ, आर्सेनिक से क्या शुरू हो जाता है? एफ। याद है डी एंड एफ वाला सिचुएशन? हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? देखिए, नाइट्रोजन बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। यहाँ से आप जब कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या स्टार्ट होता है? 3D। याद आया? यहाँ जब जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? 4D एज वेल एज 4F। तो यहाँ से मतलब फॉस्फोरस को आप छोड़ दीजिए, फॉस्फोरस तक तो कोई इतना इफेक्ट नहीं आता, बट उसके बाद क्या हो रहा है? शील्डिंग इफेक्ट शुरू हुआ ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन डी एंड एफ। दैट्स वाई शील्डिंग इफेक्ट कम होने से क्या होगा?
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज़ क्या होगा, कम होगा. दिस इज़ द रीजन वी आर सीइंग लेस वेरिएशन इन द साइज. गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? जिसको नहीं समझ में आया है बोलिए. क्लियर है सबको? साइज़ बढ़ रहा है लेकिन आर्सेनिक से बिस्मथ तक थोड़ा सा कम बढ़ रहा है ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट. चलो, अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर आयोनाइजेशन एंथैल्पी. पहले तो मुझे बताइए व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड एटॉमिक साइज? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी. आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है बोलिए जी. व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी? फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जितना एनर्जी देना है. तो ये एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है? एंडोथर्मिक. आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक. आप पहले एनर्जी दोगे तब इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे. इसको ऐसे याद रखो कि किसी से कोई चीज़ आपको छीनना है, स्नैचिंग करनी है, तो आपको अपनी एनर्जी लगानी पड़ेगी. आराम से नहीं मिलेगा, ताकत लगानी पड़ेगी. वैसे ही है, वी वांट टू पुल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम, तो वी नीड टू गिव एनर्जी. ठीक है, हमेशा कैसा रहेगा, एंडोथर्मिक. चलो, अब हम कंपेयर करेंगे विद द ग्रुप 13, ग्रुप 14 एंड ग्रुप 15 और ग्रुप 16 भी साथ साथ मैं बता रही हूँ आपको. चलो ठीक है, व्हेन यू आर मूविंग लाइक दिस, एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल इंक्रीज. ठीक है, तो क्या हो रहा है, ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर शोइंग हायर वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन कंपैरिजन टू द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 13 एंड 14. ठीक है भाई, यहाँ तक की बात समझ में आ गई. अब ग्रुप 16 का भी एक एलिमेंट देख लीजिए. वहाँ पर क्या होगा, NH2NP4. यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन इज NH2NP3. इफ़ यू आर कंपेयरिंग ग्रुप 15 एंड 16, विच इज़ ऑफरिंग हायर वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, है ना, ग्रुप 15 की. क्या रीज़न मिला आपको, ड्यू टू हाफ फिल्ड सबशेल. ठीक है, तो ये आपका एक एक्सेप्शन है. यहाँ पर ये देखो, ग्रुप 15 के ऑल एलिमेंट्स दे आर हैविंग हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन कंपैरिजन टू ग्रुप 16 ड्यू टू हाफ फिल्ड पी सबशेल. ठीक है, तो इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन मिलते हैं. यही सेम लॉजिक लगता है आपका फॉर ग्रुप 2 एंड ग्रुप 13. ग्रुप 2 एंड ग्रुप 13 यानी बेरिलियम और बोरोन. याद करो, ये पीछे हमने किया था. देखो यहाँ पर बेरिलियम एंड बोरोन. ठीक है, और इधर है आपका नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. बिलोंग्स टू पीरियड 2. ठीक है, हाँ बोलो. हाँ, यहाँ पर व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, व्हाट इज़ द जनरल स्टेटमेंट, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी शुड इंक्रीज, है ना, राइट. हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है. बट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या बोलती हैं, अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, बेरिलियम होता है 4, तो इट इज़ 1s2 2s2 और यहाँ पर क्या होगा, 1s2 2s2 2p1. ये था बेटा 5. थोड़ा सा मैं रिकॉल करा रही हूँ आपको. तो अब आप देखो कि क्या हो रहा है यहाँ पे. बेरिलियम इज कम्प्लीटली फिल्ड, एस सब शेल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये कम्प्लीटली फिल्ड है, ये नहीं है. ठीक है, तो कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा, बोरोन. बोरोन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसा हुआ, फिर कम होगा. ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्चुअल आपका ट्रेंड है वो ये है. ये एक एक्सेप्शन है आपका व्हेन यू आर मूविंग इन ए पीरियड. अनदर एक्सेप्शन इज दिस, नाइट्रोजन की केस में आपको क्या मिल रहा है, P3. ऑक्सीजन की केस में क्या मिल रहा है, P4. तो ऑक्सीजन को ज़्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करना है टू गेट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. याद आया है ना, ये हमने किया था. इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन मिलते हैं. व्हाट इज़ द ट्रेंड इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी. ठीक है, हो गया. चलो,
नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेंड क्या है हमारा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Akshita, what is the electronegativity? Electronegativity, how would you define electronegativity? Tendency to pull electron, ठीक है, not gaining। अगर गेन किया इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट ने तब उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, टू डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इट इज़ द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। और ये जो क्वांटिटी है कैसी है? क्वालिटेटिव, वी कैन नॉट मेजर इट, है ना, नंबर्स नहीं मिलते यहाँ पर। ठीक है, तो ओके, फिर आप लोगों के लिए क्वेश्चन, कंपेयर कीजिए। ओके, कैसे कंपेयर करेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एटॉमिक साइज का रिलेशन फिर से कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आप लोगों के लिए बहुत आसान चीज़ है ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, सो व्हेन यू आर मूविंग इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। तो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन स्टेटमेंट क्या मिला अपने को? दीज एलिमेंट्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपैरिजन टू ग्रुप 13 एंड 14। ठीक है, क्लियर है? नाउ व्हाट अबाउट द ग्रुप? एलिशा बताएंगी क्या होगा ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? मूविंग डाउन द ग्रुप, क्योंकि एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर कोई वेरिएशन एक्सेप्शन नहीं है, सिंपल आपका चल रहा है। ठीक है, ये सिंपल है, कर लेंगे आप लोग। मूविंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज एंड इट इज़ ट्रू फॉर ऑल द ग्रुप्स। आइए नेक्स्ट है मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर, चलो, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। बोलिए, व्हाट अबाउट द नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस? अथर बोलेंगे अभी। यस, नॉन मेटल्स। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस नॉन मेटल्स। आर्सेनिक और एंटीमनी कौन बताएगा? आरोही बोलो। मेटलॉइड क्या है? मेटलॉइड। और बिस्मथ मेटल। ठीक है, डू यू रिमेंबर द लाइन which help you to remember metalloids? बच्चे मतलब बोरॉन। सीता, गीता, आस्था, सबको टेनिस आता, मैंने बताया होगा पीरियड टेबल में, है ना? आई एम श्योर। तो ये क्या है? बच्चे मतलब बोरोन। बोरोन थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, कुछ लोग नॉन मेटल मानते हैं, कुछ मेटलॉइड मानते हैं, हम नॉन मेटल मान के चल रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको ग्रुप 13 में बताया था। वो बच्चे, सीता मतलब सिलिकन, गीता जर्मेनियम, आस्था सबको मतलब SB सबको। ठीक है, टेनिस TE, आता मतलब एस्टेरिन, वो छोड़ दिए, उतने में हमारा काम हो जाएगा। कई बार ऐसे सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दीज टू नॉन मेटल्स, ये दो आपके क्या हैं? मेटलॉइड। ओके, एंड दिस इज मेटल। सो इफ द क्वेश्चन इज व्हाट इज हैपनिंग टू द मेटेलिक कैरेक्टर इफ वी आर मूविंग डाउन इन ए ग्रुप, क्या हो रहा है? इट इंक्रीजेस। ठीक है भाई, आप नॉन मेटल से किधर मूव कर रहे हो? नॉन मेटल की तरफ मूव कर रहे हो, तो क्या होगा? मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे डेंसिटी। डेंसिटी क्या होगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि इनका मोलर मास एटॉमिक मास क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। मूविंग डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीजेज। ठीक है, डेंसिटी आप लिख लीजिए।
अब देखो एक अच्छा आपका ट्रेंड आ रहा है विच इज़ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट लिखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट लिखिए। ठीक, क्या हो रहा है इसको आप नोट कर लीजिए। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, melting point of group 15 elements increases from nitrogen to arsenic। यहाँ तक आपका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो रहा है। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ होने का मतलब क्या है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स आपके क्या हो रहे हैं? इंक्रीज़ हो रहे हैं। किसी भी मतलब मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है? व्हेन द नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर ग्रेटर वी नीड मोर एनर्जी टू ब्रेक, तो मेल्टिंग पॉइंट विल बी हाई। करेक्ट। तो ऐसे ही क्या हो रहा है कि व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम नाइट्रोजन टू आर्सेनिक, बीच में कौन आ गया? मैंने लिखा नहीं है, कभी सोचो कि आप उसको स्किप कर दिया, ऐसा नहीं है, फॉस्फोरस भी है। तो ये आपका एक रेगुलर ट्रेंड चल रहा है। लेकिन व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम नेक्स्ट क्या आएगा? एंटीमनी और बिस्मथ आगे जाएंगे तो आपका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या आया आपका? एंटीमनी और फिर क्या आया? बिस्मथ। तो ये मैं एरो देखो यहाँ तक क्या हो रहा है? डिक्रीज़। आप अपने हिसाब से नोट करिएगा, आपको समझ में आना चाहिए। बाद में नोट्स अगर ओपन करते हैं, और ये क्या हो रहा है आपका? इंक्रीज़। यही आपने लाइन लिखी है कि नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है, देन डिक्रीज़ फ्रॉम एंटीमनी टू बिस्मथ। ठीक है, इसका रीज़न क्या है? व्हेन यू आर अगेन इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, अगेन इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये जो एंटीमनी और बिस्मथ है, दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म 3 covalent bond. What is the general valency of group 15? 5 है ना? नाइट्रोजन जो ग्रुप नंबर है वही वैलेंसी है। ग्रुप 13 का 3 है, 14 का 4 है, राइट। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ग्रुप 14। ऐसे ही ग्रुप 15 का जो जनरल है वो 5 है। क्या हुआ निका? PCl 5 पढ़ा है? PCl 5 बनता है 5 है जनरल। आएगा भी वैलेंसी वाला, तब समझिएगा। यहाँ पर 5 है, लेकिन व्हेन यू आर मूविंग डाउन द ग्रुप नीचे क्या हो गया? 3। 2 इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए? इनर्ट हो गए। इनर्ट होने की वजह से नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो गए? 3 हो गए। जो 5 बनने वाले थे अब कितने बन रहे हैं? 3 बन रहे हैं। तो इसलिए नंबर ऑफ बॉन्ड्स कम हो गए, मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया। ठीक है, समझ के चलिएगा, तो रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स ड्यू टू इंस्टेड 5। पूरी बात लिख लेते हैं। इंस्टेड 5 बॉन्ड्स, 5 कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, ड्यू टू क्या लॉजिक लग रहा है यहाँ पर? इनर्ट पेयर इफेक्ट। और अगर नंबर ऑफ बॉन्ड्स आपके कम हो गए तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट डालेंगे एलोट्रॉपी। बॉइलिंग पॉइंट का भी मैं आपको कराती हूँ। एलोट्रॉपी, एलोट्रॉपी क्या था? अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल है ना? किस केस में पढ़ा आपने इससे पहले एलोट्रॉपी? कार्बन में पढ़ा था, ग्रेफाइट, डायमंड, और क्या था? बकमिंस्टर, फुलरीन, नैनोट्यूब्स, ये सब क्या थे आपके कार्बन के एलोट्रोप्स। तो ऐसे ही ग्रुप 15 में मोस्टली एलिमेंट्स दे शो एलोट्रॉपी। ठीक है,
तो अब आप लिखिए एक्सेप्ट बिस्मथ, ठीक है। ऑल शो एलोट्रॉपी, क्या शो करते हैं सब? एलोट्रॉपी, ठीक है। अब जैसे फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस अलग अलग कलर का अवेलेबल है, रेड, वाइट, ब्लैक, येलो, ऐसा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अभी लिखेंगे वाइट। रेड आपने देखा होगा, माचिस जानते हैं सब लोग, उसका कलर देखा है, जो उस पर ऐसे आप ये करते हैं, रगड़ते हैं, जो माच बॉक्स की जो सरफेस है उसका कलर रेडिश रहता है ड्यू टू रेड फॉस्फोरस, वहाँ पे रेड फॉस्फोरस यूज़ होता है, ठीक है। और एक है आपका ब्लैक, ठीक है, ये डिस्कस करेंगे बाद में। और जो एंटीमनी है एंड आर्सेनिक है, ये कौन से कलर में मिलते हैं? एक मिलता है आपको येलो और एक है आपका ग्रे, ठीक है। नोट्स आपके इसमें भी लिखे हुए हैं, आपके इसमें मॉड्यूल में भी अच्छे दिए हुए हैं सब। इसमें 3 दिया हुआ है, ग्रे, येलो, ब्लैक। यहाँ पर एक और ऐड कर लीजिए, आपके मॉड्यूल के हिसाब से क्या दिया हुआ है? ब्लैक। नेक्स्ट लिखिए बॉइलिंग पॉइंट, इट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप। इसका रीजन बताइए। एटॉमिक मास क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो फिर से वही बात है, वी नीड मोर एनर्जी। आपको डिफरेंस किस में मिला है? मेल्टिंग पॉइंट में मिला है। बॉइलिंग पॉइंट नोट किया, इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल रिएक्शन। और उसके लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अभी जो कन्फ्यूज़न आया था वो अब दूर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती हैं, ठीक है। आपके हिसाब से जो मोस्ट कॉमन है -3, ठीक है। आप ये तो बोलते हैं कि जैसे नाइट्रोजन है, इट इज़ टेंडेंसी टू गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, है ना तनिष? कितने रहते हैं आउटर शेल में? 8 होने चाहिए। यहाँ पर कितने हैं? 5 है। तो या तो 5 लूज़ करे या फिर 3 गेन करे। तो बेटर कंडीशन कौन सी है? -3 वाली है, ठीक है। ओके, अब इसके एग्जांपल नोट करेंगे। जैसे N3 नेगेटिव, व्हाट डू यू कॉल दिस आयन? क्या बोलते हैं? नाइट्राइड। एक होता है नाइट्रेट NO3, NO2 होता है नाइट्राइट, एंड दिस इज नाइट्राइट। सिंगल नाइट्रोजन हैज़ गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स, नाउ इट हैज़ बीन चेंज इनटू नाइट्राइट आयन, ठीक है। और इट कंबाइंस विद द मैग्नीशियम टू फॉर्म Mg3N2, मैग्नीशियम नाइट्राइड, ठीक है। क्या है ये? मैग्नीशियम नाइट्राइड। ऐसे ही आप क्या बना सकते हैं? कैल्शियम नाइट्राइड, Ca3, फॉर्मूला समझ में आ रहा है? Ca3N2। नाइट्राइड का क्या स्पेशल रोल है? व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर दे प्रोड्यूस अमोनिया, ठीक है। दे प्रोड्यूस अमोनिया, आगे आएगी रिएक्शन। इन द सेम मैनर phosphorus also can show P3-, दिस इज नोन एज, क्या बोलेंगे इसको? फॉस्फाइड, ठीक है। ये था नाइट्राइड, और दिस इज फॉस्फाइड, ठीक है भाई। तो ऐसे ही आपने नाइट्राइड बनाया है, ऐसे ही यू कैन फॉर्म Mg3P2, Ca3P2 सिंगल वाले, ठीक है। Na3AS2,
Na3AS2, इसको क्या बोलेंगे? आर्साइड, आर्सेनिक का, मतलब सबका हो सकता है -3 वाला आयन। ठीक है, ये समझ में आया? अब सेकेंड पॉइंट समझो, दिस इज A, नाउ B। ठीक है, व्हाट इज दिस कंपाउंड? NH2NH2 पढ़ चुके हैं हम लोग। अमोनिया, अमोनिया नहीं है, टॉटोमेरिज्म पढ़ा है, ओके, और भी पढ़ा है अभी हमने, अभी भी पढ़ोगे 12th में। दिस इज हाइड्राजीन, क्या बोलते हैं इसको? हाइड्राजीन। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन ऑफर्स -2, नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहाँ पर कितना मिल रहा है आपको? -2। कई बार आपको क्या मिलता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो क्या इस कंपाउंड का नाम क्या है? हाइड्राजीन। ये अभी एल्डिहाइड कीटोन वाले टॉपिक में आप यूज़ करेंगे। ठीक है, ऐसे ही P2H4, देखो मैंने कंबाइन करके लिखा है, बात वही है, इसको N2H4 भी लिखते हैं। कोई घबराने की बात नहीं है, कंपाउंड देख के ज़रा सोचा करो कि क्या हो सकता है, क्या है, राइट। तो ये हुआ आपका P2H4। यहाँ पर फॉस्फोरस कितना शो कर रहा है? अगेन -2। निकाल सकते हो ना आप, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता सबको, रेडॉक्स में सीखा था, कितना आएगा? -2 ही आएगा। जिसको नहीं आता बता दीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता आपको? हाँ, ओके। ऐसे ही फॉस्फोरस कितना शो करेगा यहाँ पर? -2। इस कंपाउंड को बोलते हैं डाईफॉस्फीन, डाईफॉस्फीन। व्हाट इज फॉस्फीन? PH3। अमोनिया का नेक्स्ट ग्रुप मेंबर, उसका हाइड्राइड PH3, तो इसको बोलते हैं डाईफॉस्फेट। ठीक है, एक और कंपाउंड NH2OH, क्या बोलेंगे इसको? इसमें अच्छा, इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। चलो, बाकी लोगों को भी रिकॉर्ड करने दीजिए, इतनी देर का काम नहीं है। यस अपूर्वा, कहाँ गहन चिंतन में खोई हुई हो? क्या आएगा आंसर? ये सिद्धार्थ, -1। और देखो बहुत आसान है, क्या करना है, ये +2 हो गया और ये -1 हो गया। ठीक है, अब आप बोलोगे +1 किसका आ रहा है? ओवरऑल आ रहा है। अब एरो के उधर इक्वल टू साइन के उधर जाएगी तो कितना आएगा? -1। वैसे भी मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए आपका? न्यूट्रल, तो -1 इसको देंगे तब जाके ओवरऑल चार्ज आपका 0 होगा। ठीक है, तो NH2OH को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल एमीन। क्या है इस कंपाउंड का नाम? हाइड्रोक्सिल एमीन। और यहाँ पर नाइट्रोजन कितना शो कर रहा है? -1। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, आप आगे आइए, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। हो गया? हाँ, वैसे वो Na3AS होगा, जो ऊपर का एग्जांपल हमने लिखा Na3AS2, उससे AS आना। सिर्फ AS आएगा? हाँ, यहाँ पे AS आएगा, ये मैंने गलत कर दिया ऊपर को देख के। ठीक है, चलो नेक्स्ट आइए, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब देखो, तो पॉजिटिव आपको जो मिलती हैं वो है आपकी +3 एंड +5, दो मिलती हैं पॉजिटिव वाली। ठीक है, +3 एंड +5। ठीक, सो इफ़ यू आर मूविंग डाउन द ग्रुप, ऊपर क्या है? +3 भी अवेलेबल है और +5 भी अवेलेबल, +3 दोनों, लेकिन ऊपर के केस में मोर स्टेबल क्या है? +5। ठीक है, रीजन अब आप समझ ही गए हैं इसका। व्हेन यू आर मूविंग डाउन द ग्रुप, व्हाट इज मोर कॉमन? +3। ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, समझ में आया? तो स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज टू द +3 ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है,
अच्छा, आप कुछ एग्जांपल नोट करेंगे। 5 वाले हैं, जैसे आपका PF5, ठीक है, PCl5, N2O5, अभी करेंगे उसको भी, SPF5, BIF5, ठीक है। I didn't write NF5 या NCl5, why? नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल। हाँ, नाइट्रोजन कैन नॉट बी पेंटावैलेंट, कभी भी नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाता है, याद रखिएगा। मैक्सिमम कितने बनेंगे? 4, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ 3D सबशेल। ये फिर वही छोटे बच्चे वाली बात होगी। पीरियड 2 के सारे एलिमेंट्स कैसे हैं? घर के स्पॉइल्ड छोटे बच्चे, है ना। क्या नहीं है वहाँ पर? 3D सबशेल नहीं है, उसकी वजह से कभी भी 5 बॉन्ड्स नहीं बनते। याद आया? तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है? +5 आपकी किससे स्टार्ट हो रही है? फॉस्फोरस से स्टार्ट होगा। समझ में आ गई बात? और यहाँ पर ये सबका नेचर कैसा है? कोवैलेंट। सिर्फ BIF5 ये मिलेगा आपको आयोनिक। क्यों हुआ ऐसा? कैन यू टेल मी वाई? बाकी सब कोवैलेंट हैं, BIF5 यहाँ पर क्या हो गया? आयोनिक। वाई? क्योंकि बिस्मथ मेटल है, और मेटल क्या फॉर्म करते हैं? आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, समझे? हो गया, यानी का क्लियर हो गया आपको ऑक्सीडेशन स्टेट वाली बात। नेक्स्ट आइए, कोवैलेंसी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? कोवैलेंसी। ठीक है, तो देखो नाइट्रोजन के केस में मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना है? 4। यानी आप क्या देख रहे हो अभी तक, जितना सीखे हो क्या बनता है? अमोनियम। मैंने पहले भी रिपीट किया होगा, आई एम श्योर कि व्हेनेवर नाइट्रोजन इज मेकिंग 4 बॉन्ड्स, नाइट्रोजन गेट्स पॉजिटिव चार्ज। अभी हमने कौन सा किया था? वो एग्जॉस्टिव डाइमिथाइल रिएक्शन किया था, वहाँ भी यही कहानी थी। ठीक है, या फिर आपने ऐसे देखा होगा NMe3, ठीक, और Me4 पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। ठीक है, इसलिए NCl5, NF5 डू नॉट एग्जिस्ट। 4 ही बॉन्ड बनने हैं, तो 5 कहाँ से बनेंगे? ठीक, और इसका हम रीजन क्या देते हैं? एब्सेंस ऑफ 3D सब शेल। नाइट्रोजन के पास शेल कितने हैं? हाउ मेनी शेल्स? जो पीरियड नंबर है वही शेल नंबर होता है। कितने हैं नाइट्रोजन के पास? ओनली 2 शेल्स। D स्टार्ट्स फ्रॉम 3rd पीरियड। तो नाइट्रोजन के पास तो शेल ही नहीं है। ठीक है, और व्हाट अबाउट द अदर ग्रुप मेंबर्स? फॉस्फोरस है, जैसे 5 तो कॉमन ही है भैया, 5 तो बनता ही है। मैक्सिमम कितना हो सकता है? 6। ठीक है, तो फॉस्फोरस या फिर आपका आर्सेनिक, ये सब क्या बना सकते हैं? मैक्सिमम कोवैलेंसी 6। फॉर एग्जांपल PF6 नेगेटिव, ये एग्जिस्ट करता है, अभी आप समझेंगे आगे। ठीक है, SBF5 F6 नेगेटिव। यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि दे कैन गो अप टू मैक्सिमम कोवैलेंसी 6। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? ओके, नेक्स्ट लिखिए कोवैलेंट करेक्टर। ट्रेंड मुझे आप लोग बताएंगे, ट्रेंड ऑफ कोवैलेंट करेक्टर। नाइट्रोजन से बिस्मथ तक कोवैलेंट करेक्टर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो इसको लिखिए ट्रेंड ऑफ कोवैलेंट करेक्टर। ठीक है, तो क्या है? नाइट्रोजन मैक्सिमम, देन फॉस्फोरस, देन आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ।
क्योंकि वी आर मूविंग टूवर्ड्स द मेटल। मेटल्स का नेचर कैसा रहता है बॉन्ड बनाने का? आयोनिक। समझ में आ रही है ना बात? बिस्मथ अभी हमने सीखा है, एक कंपाउंड लिखा था कि बिस्मथ कैसा है? आयोनिक। तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप। अभी तक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको क्या करना है, रटनी पड़ेगी, कुछ नहीं है। ठीक है। चलो, यहाँ तक हमने किसकी बात की? एलिमेंट्स की बात की। अब आ रहा है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जहाँ पर आपको स्पेशल फोकस रखना है, ट्रेंड्स का। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। चलिए, नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज ट्रेंड्स इन हाइड्राइड की मैं बात कर रही हूँ। हाइड्राइड का मतलब क्या हुआ? NH3 ASH3, यानी एलिमेंट और हाइड्रोजन के साथ उसका कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा ट्रेंड्स इन हाइड्राइड्स। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं बॉन्ड एंगल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉन्ड एंगल का ट्रेंड। ठीक है, आपको अच्छा पहले बताइए मुझे अमोनिया का शेप क्या है? व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, मैंने शेप तो ट्राई कर दिया। हाँ जी, व्हाट इज़ द हाइब्रिडेशन ऑफ नाइट्रोजन? sp3। sp3 का मतलब ये स्टैंड देख लो, अब तो कुछ बताना नहीं है। ठीक है, और इस स्टैंड में ये ऊपर वाली रॉड हटा दें हम, क्योंकि यहाँ पर एटम नहीं है, क्या है, लोन पेयर बैठा हुआ है। तो यू वुड बी एबल टू सी ओनली दीज 3 लेग्स, ये वाला, ये है ना। तो वही स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलते हैं? पिरामिडल। ठीक है, अब बाकी जो मेंबर हैं, यानी NH3 के बाद क्या आया? PH3, ASH3, SbH3, BiH3, सबका शेप कैसा होने वाला है? सेम होने वाला है, सबका सेम कहानी चल रही है, सेम हाइब्रिडेशन, बट बॉन्ड एंगल विल चेंज। तो अब आप मुझे बताइए बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? सोच लीजिए, ये मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में ऑलरेडी कराया हुआ है। NH3, PH3, ASH3, ठीक है, और SbH3, और नेक्स्ट आया हमारा BiH3। बॉन्ड एंगल क्या होगा? डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, क्या होगा? बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। वाई? इंक्रीज होगा। चलो कारण बता दो मुझे, कारण बताओ। इसमें कौन सा रूल लगाया था, कुछ याद है? बहुत दिन हो गए पढ़े हुए, साल ही हो गया लगभग। ड्रैगोज रूल, केमिकल बॉन्डिंग के एंड में मैंने पढ़ाया था आपको ड्रैगोज रूल, आज पढ़ना जाके। बॉन्ड एंगल विल डिक्रीज। ठीक है, बॉन्ड एंगल विल डिक्रीज। ठीक है, तो क्या ट्रेंड मिला आपको? ये वाला मिलेगा। ठीक है, इसका रीजन क्या दिया जाता है? व्हेन यू आर मूविंग इन ए ग्रुप, व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज। चलो हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, किसका? एक नाइट्रोजन NH3 लेते हैं और एक BH3 लेते हैं। ध्यान दो, ये N और इधर मैंने लिया लास्ट वाला, ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है और नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, आप हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से लोन पे जो बॉन्ड पेयर है अपनी तरफ पुल करेगा। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का मतलब टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन। तो ये मैं अभी आपको समझाने के लिए ये मैं बॉन्ड पेयर यहाँ दिखा रही हूँ, ये इसने अपनी तरफ पुल कर लिए नाइट्रोजन ने अपने पास। ठीक है, अगर मेरा हेड नाइट्रोजन है तो इसने ये बॉन्ड बन रहे हैं तो अपनी तरफ पुल किए। अब इलेक्ट्रॉन जब पास आएंगे तो क्या होगा? रिपल्शन। क्या होगा?
रिपल्शन। समझ में आ रही ना बात? ये पास पास आ गए तो ये क्या करना चाहेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, बिस्मथ में क्या कहानी हुई, बिस्मथ भी पुल कर रहा है लेकिन ये बॉन्ड पेयर यहीं बैठे हुए हैं इतने दूर दूर, क्यों इतने पास नहीं आ पाए, क्योंकि वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आया? हाँ, रीजन समझ में आया? तो आप इसका साइड में रीजन लिखेंगे, क्या है, ड्यू टू, क्या लिखेंगे, हाँ, मूविंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। नाइट्रोजन is being more electronegative, pulls electron density and there would be repulsion between the electrons, hence the angle would be higher. आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं if you are able to get it. समझ में आया सबको? फिर से बता दूँ, नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है तो क्या होगा, रिपल्शन ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पास में आएंगे। ठीक है, बिस्मथ थोड़ा कम कर रहा है तो बिस्मथ में रहेगा। बॉन्ड एंगल का रीजन समझ में आया। ड्रैगोस रूल क्या बोल रहा था, ड्रैगोस रूल के हिसाब से क्या था कि जो फॉस्फोरस है आपका, यहाँ पर हमने बोला था हाइब्रिडेशन क्या है, sp3, एंगल इज समवेयर अराउंड 107, राइट, और यहाँ पर कुछ 92 आ जाएगा, यहाँ पर 90 आएगा, यहाँ पर समथिंग ऐसा, यानी कहाँ गया हमारा बोर्ड, आपको जो वेरिएशन मिल रहा है वो नाइट्रोजन से फॉस्फिन, अमोनिया से फॉस्फिन मिल रहा है, उससे आगे वेरिएशन नहीं है ज़्यादा, एंगल में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। ये है ड्रैगोस रूल। तो उसने क्या बोला था कि हाइब्रिडेशन सिर्फ यहाँ हो रहा है, उसके बाद हाइब्रिडेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ हाइब्रिडेशन कहाँ तक अवेलेबल है, अमोनिया तक। उसका रीजन क्या था, ड्यू टू बिगर साइज। पढ़ना आ जाके ड्रैगोस रूल। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। बॉन्ड एंगल हो गया हमारा, ठीक। सेम ट्रेंड आपको मिलेगा किसका, बेसिक नेचर। मैं आपको ना याद रखने का तरीका बता रही हूँ। ये आप देखो, दो ही ट्रेंड मिलेंगे, इधर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। अभी हम कौन से ट्रेंड की बात कर रहे हैं, डिक्रीजिंग, ठीक है। तो यही सेम ट्रेंड आपको किसका मिलेगा, बेसिक नेचर। इंस्टेड राइटिंग सेपरेटली आप ये ट्रेंड याद करो और ये देखो कि क्या हो रहा है यहाँ पर। चलिए, बेसिक नेचर का मतलब क्या है, अमोनिया इज मोर बेसिक, अमोनिया इज मोर बेसिक। क्यों हुआ भाई अमोनिया मोर बेसिक? वो अपने लोन पे ज़्यादा आसानी से डोनेट कर सकता है, वो अपने लोन पे आसानी से डोनेट कर सकता है। हाँ, बाकी क्यों नहीं कर पा रहे हैं? स्टेबिलिटी का इशू होगा, स्टेबिलिटी का इशू होगा, स्टेबिलिटी का इशू होगा शायद। ओके, बाकी लोग सोचो भाई, ये तो आप पढ़ते ही आ रहे हो। अमोनिया कैसा है, बेसिक। बेसिक का मतलब नाइट्रोजन हैज़ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। बाकी क्यों नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ द बिगर साइज। ठीक है, साइज़ बड़ा होता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो थोड़े से क्या हो जाएंगे, डिस्पर्स हो जाता है, दूर दूर समझिए ऐसा हो जाएगा। तो उतना डिटेल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेसिक नेचर आपको पता होना चाहिए। सेम ट्रेंड आपको किसका मिल रहा है, बेसिक नेचर, ठीक है। और यही सेम ट्रेंड आपको मिलेगा किसका, बॉन्ड एंगल, और एक मिनट की थर्मल स्टेबिलिटी। 3 आपको इस तरह से पूछेंगे। थर्ड है आपका थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है। थर्मली स्टेबल, रूम टेम्परेचर पे कौन ज़्यादा स्टेबल है, अमोनिया। तो ये आपको तीनों प्रॉपर्टी समझ में आई। तीनों प्रॉपर्टी में सेम ट्रेंड आपको मिल रहा है। अमोनिया कैसा है आपका, मैक्सिमम, ठीक है। इसका रीजन क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी का रीजन बताइए। देखो यहाँ पर अगर आप कंपेयर करो NH बॉन्ड और SBH बॉन्ड, ठीक है। अब आप मुझे बताइए विच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर। सोचिए, NH बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है। क्यों हुआ स्ट्रॉन्गर, ये इसका साइज़ कैसा है, बड़ा, और ये कैसा है, छोटा। जब भी दो एटम के साइज़ में ज़्यादा डिफरेंस रहेगा तो क्या होगा, बॉन्ड वीक होगा।
ठीक है, तो आप देखो इधर साइज इंक्रीज हो रहा है, बॉन्ड वीक हो रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या हुआ? अमोनिया। ठीक, इसका आप आगे लॉजिक लिख लीजिए। थर्मल स्टेबिलिटी अमोनिया की क्यों ज़्यादा है? बिकॉज ऑफ यहाँ पर क्या है? BDE हाई। छोटे छोटे नोट्स बनाइए, पूरी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती है। बिकॉज NH बॉन्ड का जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो कैसा है? हाई। BDE कैसा है? हाई। इसलिए क्या हुआ? ये थर्मली स्टेबल। ओके, चलो अब नेक्स्ट ट्रेंड, इसका रिवर्स वाला देखिए। तो आपको क्या याद करना है कि ये 3 प्रॉपर्टी याद कीजिए कि इसमें कौन सा ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, अलग अलग नहीं करना है, एक चीज़ एक जगह करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? रिवर्स ट्रेंड की। NH3, PH3, ASH3, SBH3 एंड BiH3। ठीक है, तो क्या हो रहा है? ये ट्रेंड है आपका रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर का मतलब क्या हुआ? इसमें बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? BiH3। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग नेचर इज द सेम थिंग। ठीक है, बेस्ट कौन सा है? BiH3। क्यों हुआ बेस्ट? ये सेम लॉजिक जो हमने यहाँ लगाया था। देखो, इलेक्ट्रॉन इजीली खो सकता है स्टेबल रिड्यूसिंग नेचर को हम कैसे बोलेंगे यहाँ पर? खुद ऑक्सीडाइज होगा। हाँ, खुद ऑक्सीडाइज होगा और दूसरे को रिड्यूस करेगा। रिडक्शन की बेसिक डेफिनेशन क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। कहने का मतलब है कि ये BiH3 हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है ये? हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, यानी फिर से वही बात आ गई कि NH बॉन्ड और BiH बॉन्ड कौन जल्दी ब्रेक होने वाला है? BiH। ये तो क्लियर है ना, साइज डिफरेंस होने की वजह से। तो वो जितना जल्दी बॉन्ड टूटेगा उतना ही जल्दी हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा। वो हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल को क्या करेगी? रिड्यूस करेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसका लॉजिक लिखेंगे, ड्यू टू लेस MH बॉन्ड। MH बॉन्ड का मतलब हम बिस्मथ और हाइड्रोजन बॉन्ड की बात कर रहे हैं। ड्यू टू लेस MH बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, टेंडेंसी टू लिबरेट H2 इंक्रीजेस। हाइड्रोजन गैस बहुत जल्दी से ये डोनेट प्रोड्यूस कर सकता है। हाइड्रोजन कब बनेगी? जब बिस्मथ और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ये वीकर बॉन्ड है, वीकेस्ट इनफैक्ट, तो इसलिए BiH3 इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, NH3 क्या हो गया आपका? वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हुई बात? यहाँ पर क्या मिला आपको? रिवर्स ट्रेंड। अब आएंगे 2 स्पेशल ट्रेंड जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक स्पेशल प्रॉपर्टी ऐड हो रही है ना। अब हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट और किसकी? मेल्टिंग पॉइंट। एक मिनट दीजिए बेटा। चलो, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ये हाइड्राइड वाले स्पेशल मैंने बोला फोकस रखना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जनरली क्या होता है? इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। क्योंकि आपका क्या हो रहा है? साइज बढ़ रहा है।
अब यहाँ पर क्योंकि अमोनिया एक स्पेशल बॉन्डिंग शो करता है, टेल मी द नेम ऑफ दैट बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग 3 एलिमेंट्स में मिलती है, HF, वाटर एंड NH3। याद आया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत जगह हमने पढ़ी है। तो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग? हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि pH 3 सबसे कम, ये क्वेश्चन पूछा गया था। आपको 4 हाइड्रेट्स दिए हुए थे, विच ऑफर्स मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। तो उसमें आंसर हम गलती क्या करते हैं कि भाई बॉइलिंग पॉइंट तो इंक्रीज़ हो रहा है, NH3 आप रखेंगे, NH3 यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, NH3 एक्सेप्शन आप मान के चलिए। pH 3 के बाद क्या आया? ASH3 और फिर बीच में जाकर कौन बैठ गया? NH3। ठीक है, उसके बाद आपका फिर नेक्स्ट क्या आएगा? BH3 एंड BiH3। ये देखो कहाँ आया NH3? सेंटर में आया। व्हाट इज़ द रीजन? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये एक स्पेशल ट्रेंड है किसका? बॉइलिंग पॉइंट का। एंड में नहीं गया, कहाँ पे आया? सेंटर में आ गया। ठीक, नाउ व्हाट अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट पे क्या होगा आपका? इंक्रीज होगा, लेकिन दिस टाइम NH3 इज़ कमिंग एट द एंड। ठीक है, तो आप इसमें से एक ट्रेंड को याद रखिए, दूसरा फिर आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। BiH3 और हियर NH3 इज सिटिंग एट द एंड, यानी NH3 इज शोइंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। फिर से सेम रीजन, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? स्पेशल अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, तो अगेन वी नीड एक्स्ट्रा एनर्जी टू ब्रेक दोज फोर्सेस। ठीक है भाई, यहाँ तक की बात समझ में आ गई? सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये ट्रेंड्स। चलो अब हम बात करेंगे किसकी? ऑक्साइड्स। चलो फिर आपका हैलाइड। ठीक है, थोड़ा सा और करके फिर उसके बाद ब्रेक लेंगे। अच्छा, 1 मिनट मॉड्यूल है अभी सबके पास, राइट? जिसके पास नहीं है मेरा ले लीजिएगा। कम टू द पेज नंबर 278। मिला? यहाँ पर एक आपको उसने एग्जाम्पल दिया है पिंक कलर के बॉक्स में। नाइट्रोजन इज़ ए गैस वाइल अदर मेंबर्स ऑफ द सेम ग्रुप्स आर सॉलिड। खुद सोचिए पहले आंसर। नाइट्रोजन आपका गैस है और बाकी सब कैसे हैं? सॉलिड। क्यों हुआ ऐसा? व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल? क्वेश्चन क्या है आपका? N2 इज़ गैस, बाकी सब क्या है? सॉलिड। आपने बहुत बार 10th में भी ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया होगा, किया था। नाइट्रोजन इज मेकिंग ट्रिपल बॉन्ड, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एंड नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो आपका आंसर यहीं पर हिडन है। सोचिए क्या हो रहा है यहाँ पर? ट्रिपल बॉन्ड कैसे बन रहा है? कितने सिग्मा बॉन्ड, कितना पाई? 1 सिग्मा 2 पाई। तो पाई बॉन्ड आपको ध्यान है, पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय द लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ PX एंड PY। समझ में आ रहा? नाइट्रोजन के जो एटम है उनका साइज छोटा है, राइट? सपोज दिस इज़ 1 नाइट्रोजन एटम, दिस इज़ अनदर। तो ये सिग्मा बॉन्ड भी बना पा रहे हैं एंड दे आर एबल टू फॉर्म लेटरल ओवरलैपिंग। ठीक है, बॉन्डिंग समझ में आ रहा है? नाइट्रोजन 1 एटम क्या था? 7। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p3। ठीक है, फिर क्या हो रहा है बोलो? P में कितने बॉन्ड हैं? PX PY PZ। ठीक है, इसमें
वन ऑफ द p सबशेल इज कंसिडर्ड टू क्रिएट सिग्मा बॉन्ड, कोई भी हो सकती है, हम उसको pz बोलते हैं, विच इज़ प्रेजेंट ऑन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, तो अब ध्यान दो कि इधर से दूसरा नाइट्रोजन एटम आया, उसका pz ये क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड, और बाकी दो क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। समझ में आ रहा? दैट्स हाउ यू आर गेटिंग नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। और इस बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं, पी पाई बॉन्डिंग। गॉट इट? क्या बोलते हैं इसको, पी पाई बॉन्डिंग। ठीक है, अब जो आपका फॉस्फोरस है वहाँ पर ये सिचुएशन नहीं होती, यानी फॉस्फोरस इस तरह का बॉन्ड नहीं बना सकता ड्यू टू लार्जर साइज। ये जो सिचुएशन है दैट इज़ एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, जैसे जैसे आप ग्रुप में जाएंगे साइज़ क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो वहाँ पर पी पाई बॉन्डिंग इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, वहाँ पर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर इज़ लाइक दिस, इस तरह से रहता है आपका पी, ये है P4 मॉलिक्यूल। ठीक, तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर कैसा है, सॉलिड। अब आप वो पैराग्राफ पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, पिंक वाला। आई एम कमिंग बैक। हाँ, पानी लेके आ, पढ़िए ध्यान से, और उसके बाद नेक्स्ट वाला भी। समझ में आया? नाइट्रोजन, वाई नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज गैस, क्योंकि वहाँ पर क्या अवेलेबल है, पी पाई बॉन्डिंग। ठीक है, JEH वाला पढ़ा आपने हाइड्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन फॉर्म्स 3 टाइप ऑफ हाइड्राइड, वन इज़ वेल नोन टू अस, है ना, कौन सा है, अमोनिया हमें पता है, ये भी थोड़ी जानकारी है, हाइड्रोजीन, और एक होता है थर्ड N3H, इसको बोलते हैं हाइड्रोजोइक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजोइक एसिड। ठीक है, तो नाइट्रोजन हैज़ एबिलिटी टू फॉर्म 3 टाइप ऑफ हाइड्राइड्स। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, ऑक्साइड्स, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। ठीक है, AC बंद किया है कि खोला हुआ है, अभी ऑन है? अच्छा, कट भी ज़्यादा लग रही है। ऑक्साइड्स, चलिए यहाँ पर स्पेशली फोकस रखिएगा, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फॉर्म्स 5 टाइप ऑफ ऑक्साइड। ठीक है, तो देखो सबसे पहला है आपका N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। दिस इज ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस। सुना है आप लोगों ने लाफिंग गैस? इसको स्मेल करके फिर क्या है, हंसने लगते हैं। ऐसा क्या होता है कि हंसी आने लगती है? नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है ना। गैस किसके ऊपर काम कर रही है? हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर। अल्कोहल भी किसके ऊपर काम कर रहा है? नर्वस सिस्टम के ऊपर। दोनों का फंक्शन अलग अलग है ना। अल्कोहल क्या कर रहा है? नम कर देता है, ब्रेन के पार्ट को थोड़ा वीक कर देता है, और बैलेंसिंग खराब हो जाती है ना। हैंड आई कोऑर्डिनेशन, बायो वाले अच्छे समझेंगे। हैंड आई कोऑर्डिनेशन क्या होता है? खराब हो जाता है। ठीक है, और किसका ख़राब होता है हैंड आई कोऑर्डिनेशन? ड्रंक पर्सन के अलावा। कभी देखा है? हाँ, जो आपके 4-5 मंथ्स ओल्ड बेबीज़ होते हैं उनका भी उतना डेवलप नहीं होता।
कभी ऑब्जर्व कीजिएगा इस चीज़ को, जो छोटे जो जस्ट 5 मंथ्स ओल्ड बेबी या 6 मंथ बैठना सीखे हैं, आप उसको कोई सामान दो, एक बार में नहीं उठेगा, वो इधर उधर करके फिर उठाएगा। धीरे धीरे ब्रेन और ये सब उसके मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं, है ना। तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है। तो ऐसे ही लाफिंग गैस क्या है, जो एक कौन सा पार्ट बोल रहे हैं आप, ब्रेन में रहता है। अच्छा, तो उससे फिर हंसी आती है, हैप्पीनेस। चलो, यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, क्या है नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर? +1। जिसको नहीं निकालना आ रहा है अब मेरे को बताइए, ठीक है। सेकेंड ऑक्साइड NO, ये नाइट्रस ऑक्साइड था, इसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या है ये? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालेंगे, इट वुड बी +2। आप देख लो, -2 ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन क्या है? +2। थर्ड है आपका N2O3, ठीक है। हियर नाइट्रोजन विल बी +3। नाइट्रोजन क्या है यहाँ पर? +3। नेक्स्ट आता है आपका N2O4, इट इज़ अ डाइमर ऑफ NO2। देखो N2O4, ये N2O4 डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये भी आपका क्वेश्चन है एक, अब इस आते हैं इसके ऊपर, ठीक है। आप इसको लिखिए डाइमर ऑफ NO2, ठीक है। नाउ देन अनदर वन इज N2O5, ठीक है। यहाँ पर क्या है? +5, ठीक। यहाँ तक की बात समझ में आई आपको? ठीक है। तो बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो आपके कौन कौन से ऑक्साइड बनाते हैं वो मैं भी लिख रही हूँ। इसको इरेज कर दूँ क्या? डाइमर ऑफ, चलो लिखा रहने दो, लिखा रहने दो, कोई बात नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर मिलेगा आपको P4O6 डाइमर। अगेन N2O3 ऐसा ही था, सिंगल यूनिट है, बट P4O6 लिखने का मतलब क्या है? इट इज़ द डाइमर ऑफ P2O3, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट आपका आएगा AS4O6, ठीक है। SB4O6 एंड बिस्मथ इज Bi4O3 आएगा ये, ठीक है। नाउ यहाँ जो आपको क्वेश्चन मिल सकता है दैट विल बी बेस्ड ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ। ये मुझे आप लोग बताएंगे, एसिडिक कौन है, बेसिक कौन है, एम्फोटेरिक कौन है, न्यूट्रल कौन है, व्हाट। Bi क्या रहेगा? बेसिक रहेगा, रीजन मेटल है ना। तो ये इसका तो ये सिंपल सी है, तो बहुत आसान सी चीज़ है, रटना नहीं है। ये कैसा रहेगा हमारा? बेसिक, इसका रीजन बिस्मथ मेटल है। व्हाट अबाउट द आर्सेनिक और एंटीमनी, क्या नेचर था? मेटलॉइड। मेटलॉइड क्या बनाएंगे? एम्फोटेरिक। इसका नेचर कैसा है? एम्फोटेरिक। और यहाँ पर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस नॉन मेटल थे, तो इनका नेचर क्या रहने वाला है बेटा? एसिडिक, ठीक है। बाकी नाइट्रोजन के ऑक्साइड मैं आगे फिर से डिस्कस करूँगी विद स्ट्रक्चर, अभी इतना ही करेंगे। और चलो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हैलाइड्स। हैलाइड्स, हैलाइड्स का मतलब नाइट्रोजन या ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर कंबाइनिंग विद द हैलोजन, ठीक है। तो हैलाइड्स बनते हैं, ये ऑक्साइड्स की बात की थी हमने, नाउ हैलाइड्स, ठीक है। 2 टाइप ऑफ हैलाइड्स, ठीक। एक को हम बोलते हैं ट्राई हैलाइड और दूसरा क्या है? पेंटा हैलाइड। ये समझ में आया? ट्राई हैलाइड का मतलब नाइट्रोजन इज कंबाइनिंग विद द 3 क्लोरीन एटम या हैलोजन। पेंटा हैलाइड का मतलब इट इज़ कंबाइनिंग विद द 5, ठीक है। तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स कैन फॉर्म 2 टाइप ऑफ हैलाइड्स। चलो, ट्राई हैलाइड
all elements can form MX3. Is that clear? सब बना सकते हैं ट्राई हेलाइड, है ना, लेकिन पेंटा हेलाइड कौन बना रहा है और कौन नहीं बना रहा है? एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल कैन फॉर्म पेंटा हेलाइड्स, ये हमने पहले ही बात की थी, है ना. तो एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल फॉर्म MX5. ये वाली बात में कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो अब ट्राई हेलाइड यानी NCl3 या PCl3 की बात करें तो व्हाट इज द शेप? जस्ट लाइक NH3. ठीक है, व्हाट इज द नेचर ऑफ बॉन्ड? कोवैलेंट. NH3 में क्या था? कोवैलेंट बॉन्डिंग थी. NH3 से कंपेयर अगर करेंगे तो NCl3 या PCl3 नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है? कोवैलेंट. अब इसमें एक एक्सेप्शन आपको मिलेगा. कैन यू गेस विच इज आयोनिक? बिस्मथ. ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? एक्सेप्ट BiF3. अभी मैं इसका भी टर्न लिखवाती हूँ आपको. एक्सेप्ट BiF3. ठीक है, ऑल आर कोवैलेंट with ionic character. कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? आयोनिक कोवैलेंट में थोड़ा सा क्या आएगा? आयोनिक कैरेक्टर. कौन सा रूल है ये कोवैलेंट में आयोनिक कैरेक्टर? दो पढ़े थे केमिकल बॉन्डिंग में, एक फजांस था और दूसरा क्या था? डायपोल मोमेंट. यहाँ कौन सा लग रहा है? डायपोल मोमेंट लग रहा है. ठीक है, फजांस रूल आयोनिक में कोवैलेंट ढूंढते हैं. ठीक है, ओके. अभी हम कंपेयर करेंगे किसको? BiF3, BiCl3, BiBr3 एंड BiI3. ठीक है भाई, तो इसमें ओनली वन इज आयोनिक एंड द रिमेनिंग 3 आर पार्टली आयोनिक एंड पार्टली कोवैलेंट. ठीक है, तो ये कैसा है? दिस इज प्योरली आयोनिक. और ये बाकी 3 कैसे हैं? कोवैलेंट विद आयोनिक कैरेक्टर. ऐसे आप लिख सकते हैं, पार्टली आयोनिक एंड कोवैलेंट. कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो बोलिए, समझ में आ रहा है? अब ये आयोनिक क्यों हुआ? बिस्मथ तो मेटल ही चल रहा है, लेकिन फ्लोरीन कैसा है? मेटल नॉन मेटल की बॉन्डिंग क्या रहती है? आयोनिक रहती है ना. और यहाँ पे सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इसके पास है, तो इसलिए फ्लोरीन अलग ही चलता है, तो इसका नेचर कैसा रहेगा बॉन्ड का? आयोनिक. ठीक है, ट्राई हैलाइड्स के कुछ और पॉइंट्स. देखो, अब फिर से एक और पॉइंट मिला आपको. ट्राई हैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन, अभी हम एक्सक्लूसिवली नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, आर लीस्ट स्टेबल बिकॉज. अब कोई भी चीज़ लीस्ट स्टेबल कब होगी? सोचो, हम एक को बोल रहे हैं ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, कब होगी? लीस्ट स्टेबल मतलब बॉन्ड कैसा है? वीक है. ठीक है, बिकॉज NX बॉन्ड इज वीकर. समझे आप? NX बॉन्ड इज वीकर. ठीक है, ड्यू टू large difference in size.
अब देखो यहाँ पर आप तुरंत मेरे को क्वेश्चन कर सकते हो, व्हाट अबाउट द NF3? ठीक है, ये जो बात है दिस इज फॉर NCl3, NBr3 एंड Ni3. ठीक, व्हाट अबाउट द NF3? दोनों इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, NF3 कैसा है आपका? दोनों ही इलेक्ट्रॉन तो रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता लेकिन फिर भी NF3 आपका मोस्ट स्टेबल, NF3 सबसे ज़्यादा स्टेबल है ड्यू टू कंपेरेबल साइज. ये वही रीज़न है, कुछ नया नहीं है. आप अगर हेलोजन का साइज देखो, नाइट्रोजन कॉमन है ना सब में. अच्छा समझो, NF3, NCl3, NBr3 एंड Ni3. ठीक है, अब आपसे यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछ रहे हैं, तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? NF3. क्योंकि जब आप नीचे जा रहे हैं तो ये साइज डिफरेंस आ रहा है, तो बॉन्ड वीक हो रहा है. गॉट इट? ठीक है. अच्छा, अब इसमें एक और पॉइंट है कि NF3 डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, नो रिएक्शन. इसका रीजन है अगेन एब्सेंस ऑफ 3D सबशेल. ठीक है, PCl3 कैन रिएक्ट बट NF3 कैन नॉट रिएक्ट. समझे? वन मोर पॉइंट नोट डाउन कीजिए. ट्राईहेलाइड्स रेडिली अंडरगो हाइड्रोलिसिस. ट्राईहेलाइड्स जो हैं वो वाटर से बहुत जल्दी से रिएक्शन करते हैं, रेडिली अंडरगो हाइड्रोलिसिस, बट प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट. इन ईच केस प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट. ठीक है, तो उसमें फर्स्ट रिएक्शन आपको क्या समझा? NF3 डज नॉट रिएक्ट विद वाटर. ये तो एक अलग केस हो गया. अब आगे आइए, अब आप देखो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स क्या है. NCl3 प्लस वाटर. ठीक है, क्या बनेगा यहाँ पर? NH3 प्लस HOCl. मैंने जो अभी लॉजिक दिया था आई गेस वो यहाँ पे काम नहीं करेगा. एब्सेंस ऑफ 3D सबशेल. यहाँ पर क्या है, बॉन्डिंग आपकी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये तो फिर इधर भी काम करना चाहिए था ना. NCl3 कैन रिएक्ट विद वाटर बट NF3 डज नॉट. तो इसका लॉजिक हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पर जो ये NF बॉन्ड है वो कैसा है, उसका BD कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो बॉन्ड ही ब्रेक नहीं होगा. ठीक है, तो NCl3 के केस में इसको क्या बोलेंगे? HOCl. ये आपके ना ऑक्सी एसिड्स होते हैं, अभी ग्रुप 17 में पढ़ेंगे. ठीक है, तो हियर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इज नो हाइड्रोक्लोरस. हाँ, कुछ क्लोरस एसिड बोलते हैं इसको क्लोरस एसिड, क्लोरस, क्लोरिक, परक्लोरिक, मुझे भी अभी ध्यान नहीं है. ठीक है, बट क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा यहाँ पर? +1, -2 +1. देखो समझ में आ रहा है? ऐसे 4 एसिड्स बनते हैं, हेलोजन वाले भी करेंगे. चलिए अब देखो PCl3 क्या बना रहा है. PCl3 प्लस वाटर. हम सोच रहे थे ऐसे ही कुछ बनेगा, बट यहाँ तो कुछ अलग ही मिल रहा है आपको, विच इज़ H3PO3, फॉस्फोरस एसिड. H3PO3 प्लस 3HCl. ठीक है, ASCl3 प्लस वाटर, ये बना रहा है आपका H3ASO3. जस्ट लाइक फॉस्फोरस. H3PO3 तो हमारा वेल नोन है, ये शायद पहली बार देख रहे हैं, बट इट इज़ द सेम. फॉस्फोरस को रिप्लेस किया आपने किससे? आर्सेनिक से. तो H3ASO3 प्लस 3HCl. ठीक है, अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये हो गई रिएक्शन की बात ट्राईहेलाइड्स के. नेक्स्ट आइए, ट्राईहेलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी. ठीक है,
यहाँ पर ये इनका यूनिक फीचर आ रहा है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक। फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, राइट, दे एक्सेप्ट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एंड बिहेव एज। बताइए कैसे बिहेव करेंगे? बिहेव एज, जो स्पेशीज लोन पेयर एक्सेप्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं? लीविस एसिड। कैसे बिहेव करते हैं? लीविस एसिड, ठीक है। नाइट्रोजन क्यों नहीं कर पा रहा ये काम? 3D नहीं, क्योंकि वहाँ पे 3D नहीं है, नाइट्रोजन के पास इतना रूम नहीं है, सो इट कैन एकोमोडेट वन लोन पेयर। समझ में आ रही बात? सिर्फ कहाँ से शुरुआत हुई है ये? फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, दे कैन बिहेव एज लीविस एसिड, ठीक। अब एक एग्जांपल देखो इसका, जैसे है आपका PF3 प्लस F2, तो ये सीधे सीधे क्या बना लेगा? PF5, ओके। PF5 आपको ध्यान है, व्हाट इज द शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन? PF5 PCl5 TVP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, एक अप और एक डाउन, याद आया? ठीक है। नेक्स्ट देखो SbF3 और ये F2F नेगेटिव से रिएक्शन कर रहा है, तो ये बना रहा है कॉम्प्लेक्स SbF5 और इसके ऊपर आ जाएगा -2, ठीक है। ये सब कॉम्प्लेक्स है, इस तरह की सिचुएशन अभी कोऑर्डिनेशन डी ब्लॉक पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ट्राई हैलाइड्स। नेक्स्ट है आपका पेंटा हैलाइड, फिर ब्रेक लेंगे। पेंटा हैलाइड के पॉइंट्स लिख के फिर ब्रेक लेते हैं। थक गए हैं आप लोग, नज़र आ रहा है मुझे। चलो, पेंटा हैलाइड, ठीक है। MX5 लिख रही हूँ मैं, समझ में आ रहा है? मतलब इन जनरल हम बात कर रहे हैं। MX5 आर लेस स्टेबल देन MX3, ठीक है। जो पेंटा हैलाइड्स हैं दे आर लेस स्टेबल इन कंपैरिजन टू ट्राई हैलाइड। PCl3 और PCl5 में PCl5 इज लेस स्टेबल देन PCl3। उसके दो रीजन है। नंबर 1, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब ये इनर्ट पेयर इफेक्ट जो लोअर वाले हैं वहाँ काम करेगा, ऐसा नहीं कि आप इसको फॉस्फोरस में बिठाओ। समझ रहे हो मेरी बात, है ना? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। सेकेंड, एज द साइज ऑफ हैलोजन increases from fluorine to iodine, the MX bond gets weaker। ये कहानी भी आपको पता है, ठीक है। and steric hindrance increases। देखो, इनर्ट पेयर इफेक्ट काम करेगा आपका बिस्मथ और एंटीमनी के केस में, लेकिन अगर आप कंपेयर करें तो PCl3 ये सिचुएशन है, Cl, और यहाँ पर क्या था, याद आया कुछ? TBP स्ट्रक्चर है ना। और TBP में वी लर्न अबाउट 3 टाइप ऑफ बॉन्डिंग। कैन यू टेल मी द टाइप्स?
बॉन्ड्स के टाइप थे यहाँ पर? इक्वेटोरियल बॉन्ड थे और दो एक्सियल। 2 एक्सियल थे। तो एक्सियल बॉन्ड कौन से थे जो लॉन्गर रहते हैं आपके? दीज आर एक्सियल बॉन्ड। और ये जो 3 थे आपके कैसे थे? यानी इफ़ यू एज्यूम दिस नोटबुक एज ए ट्राइंगल, तो फॉस्फोरस बैठा सेंटर में, एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन, ये हो गए इक्वेटोरियल। और अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन क्या हो गए? एक्सियल बॉन्ड। ठीक है। तो उसने क्या बोला है, अब आप देखो, जैसे जैसे साइज़ बढ़ेगा, मान लो यहाँ पे अपने आयोडीन रख दिया, तो एक तो बॉन्ड की वीक हो गए बॉन्ड, और स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी फॉस्फोरस आयोडीन के कंपैरिजन में कैसा है? स्मॉल है, राइट। तो फॉस्फोरस 5 आयोडीन का वेट नहीं ले सकता। गॉट इट, है ना। तो स्ट्रेंथ की, अगर स्ट्रेंथ आपका यहाँ पर बॉन्ड का स्ट्रेंथ वीक है, तो आप कैसे बड़े आइटम बैठाओगे? नहीं बैठा सकते। समझ में आ रही बात? चलो, तो अब आप नोट करेंगे कौन से आपके पेंटाहेलाइड एग्जिस्ट करते हैं, कौन से नहीं करते हैं। देखो, MF5 किसका मिलेगा? नाइट्रोजन का। शैल आई राइट नाइट्रोजन? कुछ लोग यस बोलने वाले हैं क्या? नाइट्रोजन का पेंटाहेलाइड मिलेगा? नहीं मिलेगा। इतने धीरे से आवाज़ क्यों आ रही है? नाइट्रोजन पेंटावेलेंट नहीं होता है। तो फटाफट से आंसर आना चाहिए। सोच रहे हैं शायद मिल जाए। क्यों अलीशा, क्या सोच रहे हो, मिलेगा कि नहीं? तो फिर आवाज़ नहीं सुनाई दे रही मुझे। किसका मिलेगा? फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, सबके आपके पेंटाहेलाइड्स अवेलेबल हैं। ठीक है, सॉरी पेंटाहेलाइड नहीं, स्पेसिफिकली फ्लोराइड। ठीक है। अब हम बात करेंगे MCl5। ये किसका अवेलेबल है? ये है बिस्मथ, इसमें से कट हो गया, आर्सेनिक एंड एंटीमनी। ठीक है। फिर आया Br, MBr5। अब इसमें से आर्सेनिक और एंटीमनी कट हो गए, सिर्फ फॉस्फोरस अवेलेबल है। ठीक है। और Mi5 वो किसी का भी अवेलेबल नहीं है। बहुत सिंपल सा सीक्वेंस है याद करने के लिए। फ्लोराइड चारों का अवेलेबल है, नाइट्रोजन तो है ही नहीं, उसको हम काउंट ही नहीं करेंगे। चारों का अवेलेबल है। और क्लोराइड 3 का अवेलेबल है। ब्रोमाइड सिर्फ फॉस्फोरस का अवेलेबल है। और आयोडाइड किसी का भी नोन नहीं है। उसका रीज़न ये है स्टेरिक हिंड्रेंस, जो हमने ऊपर लिखा था। ठीक है, समझ में आया? अब अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, चलो बस इसके बाद फिर ब्रेक लेंगे, थकिए नहीं। ठीक है। देखो, PCl5 जो एग्जिस्ट करता है बेटा, वो एग्जिस्ट करता है वेपर फेज में। वेपर फेज में आपको PCl5 मिलेगा एज इट इज़। ठीक है। लेकिन ये एक तरह का आपका आयोनिक बॉन्ड बनाएगा। देखो, PCl5 ने क्लोरीन लूज़ किया, Cl नेगेटिव, तो इसके ऊपर पूरे के ऊपर क्या आया? पॉजिटिव चार्ज। एंड द सेम Cl इज गेन्ड बाय अनदर PCl5 मॉलिक्यूल। ये स्ट्रक्चर समझे? काइंड ऑफ डाइमर। डाइमर में क्या हुआ कि एक का क्लोरीन दूसरे ने गेन कर लिया, जिसका क्लोरीन गया उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे ने गेन किया उसके ऊपर क्या आया? नेगेटिव चार्ज। अब इन दोनों के बीच में डेवलप हुआ आयोनिक बॉन्ड। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है किसका? क्रिस्टलाइन स्टेट का। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, जब आप PYQs करेंगे तो मिलेगा आपको। व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ PCl5 इन सॉलिड? सॉलिड में कैसा मिलेगा? PCl5 नहीं मिलेगा। सॉलिड में कैसा मिलेगा? इस फॉर्म में मिलेगा। बात समझ में आ रही है? वेपर फेज में किस में मिलेगा? PCl5 आपको एक मिल जाएगा, लेकिन क्रिस्टलाइन में काइंड ऑफ डाइमर विद आयोनिक बॉन्डिंग। ठीक है। ऐसे ही PBr5 कैसा मिलता है? PBr4 क्या साइन डालूँ यहाँ पे? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। 5 में से एक कम हो गया। और दूसरा आएगा आपका Br नेगेटिव। यहाँ देखो, यहाँ डायमंड नहीं है, ध्यान से देखते चलना। ये है इन क्रिस्टलाइन स्टेट। PBr5 इज प्रेजेंट लाइक दिस। ठीक है। PBr5
किस फॉर्म में है, PbR4 पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव क्रिस्टल स्टेट, ठीक है। और Pi5 कैसे मिलता है, Pi4 पॉजिटिव एंड I नेगेटिव, ये किस में मिलता है आपको, इन सॉल्यूशन स्टेट। यहाँ पर हमने ऊपर लिखा है मुझे पता था यही क्वेश्चन आएगा। एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन कुछ आप समझिए कि कुछ केसेस में बन रहा है तो वो Pi5 नहीं मिल रहा है आपको, इस फॉर्म में मिल रहा है। सॉलिड नहीं है, वेपर फेज नहीं है, ये ऐसा है सॉल्यूशन फेज में, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टी है, बुक्स पढ़ेंगे कुछ लोग बोलते हैं एग्जिस्ट ही नहीं करता, कुछ लोग बोलते हैं कि सॉल्यूशन फॉर्म में करता है, इसलिए मैंने लिखवा दिया। फाइन, तो यहाँ तक हमारा ग्रुप 14 का जनरल ख़त्म हो गया। इसके बाद अभी करेंगे हम नाइट्रोजन, फिर NH3, फिर फॉस्फोरस, फिर PH3 और उसके एसिड्स के स्ट्रक्चर H3PO4 वगैरह पर, तब आपका ख़त्म होगा ग्रुप 15, ठीक है। आज हो पाएगा, कोशिश करें, ट्राई करते हैं जितना हो जाए। अभी ब्रेक ले लें 5 मिनट का, चलो इसको बंद कर दें।